नमस्कार, ग्रैंड न्यूज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शादना सिंह। खबरों की शुरुआत से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। दुर्ग पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई। ऑनलाइन सट्टा महादेव ऐप का खिलाड़ी सतनाम गिरफ्तार। 2 नग मोबाइल पुलिस ने किया जब्त। दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में 1 दिसंबर से 13 दिसंबर तक आयोजित अग्निवीर भर्ती रैली की तैयारी अंतिम चरण में। दुग्ध उत्पादन से महिला स्व सहायता समूह की आय में होगी वृद्धि। दुर्ग के गौठानों में उच्च नस्ल की लाई गई गाय। ग्रैंड न्यूज की खबर का हुआ असर। अब चौपाटी की चौपाटी स्थिति को लेकर ग्रैंड न्यूज ने प्रमुखता से प्रसारित किया था खबर। अब जाकर प्रशासन की खुली नींद। अब खबरें विस्तार से। दुर्ग जिले में चल रहे महादेव ऐप द्वारा सट्टा खेलने पर पुलिस की लगातार हो रही कार्रवाई के बाद अब दुर्ग पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस जिला स्तरीय छत्तीसगढ़ीय ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन समीपस्थ खेल गांव पुरई के खेल मैदान में आयोजित किया गया। विजयी खिलाड़ियों को पुरस्कृत करने लगातार निगरानी रखे हुए हैं। इसी कड़ी में आज बड़ी सफलता हाथ लगी है। दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि महादेव ऐप के आरोपियों से पूछताछ करने पर जामुल निवासी नसीमुद्दीन उर्फ नसीम व शांतिनगर निवासी सतनाम सिंह की भी संलिप्तता प्रकरण में होने की जानकारी मिली थी। फरार आरोपियों की पतासाजी की जा रही थी। फरार नसीम गिरफ्तार किया जा चुका है। सतनाम सिंह की पतासाजी दुर्ग पुलिस द्वारा लगातार देश के विभिन्न राज्यों में दबिश देकर पता तलाश किया जा रहा था, जिससे आरोपी सतनाम सिंह लगातार स्थान परिवर्तन करने, अपने परिवार से मिलने जुलने न आ पाने से अत्यधिक परेशान हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप पुलिस के अत्यंत दबाव के कारण आरोपी सतनाम सिंह दुर्ग पुलिस के समक्ष सरेंडर करने के लिए विवश हो गया। आरोपी के कब्जे से 2 नग मोबाइल फोन बरामद कर जब्त किया गया है। अग्रिम कार्रवाई चौकी स्मृति नगर से की जा रही है। सतनाम सिंह से पूछताछ के बाद ही कई बड़े नाम का खुलासा हो सकता है। दुर्ग पुलिस द्वारा एक बड़ी कार्रवाई करते हुए महादेव ऐप के एक बड़े फटोरी जो है सतनाम, उसको गिरफ्तार करने में पुलिस जो है सफल हुई है। इनके द्वारा 10 से ज़्यादा पैनल चलाए जा रहे थे। राजस्थान, पंजाब और दिल्ली में इनके द्वारा पैनल चलाए। जब भी महादेव ऐप के लोग पकड़ाते थे, उनके इंट्रोगेशन में इसका नाम आता था। इसको पकड़ने से महादेव ऐप को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। लगातार दुर्ग पुलिस ने पिछले 2 महीने में 12 ब्रांचेस को बस्ट किया है। उसी के कारण महादेव ऐप के जालकों में एक दहशत सी फैल गई है और एक भगदड़ मच गई है। आने वाले समय में और भी बड़े फटोरे या तो सरेंडर किए होंगे या गिरफ्तार किए जाएंगे। मैं सभी युवकों से अपील करता हूं जो कहीं ना कहीं महादेव ऐप से जुड़े हैं, वो नौकरी की लालच को छोड़ के आत्मसमर्पण करें और जो देश का कानून है उसके सामने पेशी। क्या क्या सर इनसे बरामद किए गए? इनके पास से 2 मोबाइल जब्त किया गया है। उनके CDR जो है एनालाइज किए जाएंगे, उससे और जानकारी मिलने की संभावना। कुछ अमाउंट उनका भी जिक्र? अभी इनके पास से पहले भी जो पकड़ाए थे उसमें काफ़ी ट्रांजेक्शंस की बात सामने आई थी। सबको अभी क्लियर किया जा रहा है और डिटेल्स इंट्रोगेशन के बाद ही। सर कोई बड़ा किसी बड़े का नाम लिया है कि सतनाम? ज़्यादातर लोग इंट्रोगेशन के आधार पर ज़्यादातर बड़े लोगों का नाम हमारे पास है, वही नाम रिट्रेट हुआ है। अभी और पूछताछ की जाएगी तो चीज़ें सामने आएंगी। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में 1 से 13 दिसंबर तक आयोजित अग्निवीर भर्ती रैली की तैयारी अंतिम चरण में है। भर्ती रैली में छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से अभ्यर्थी शामिल होंगे। भर्ती रैली में करीब 60,000 अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। इसे स्थान में रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा तैयारी की जा रही है। भर्ती के लिए सेना के 200 जवान भी पहुंच गए हैं। भर्ती परिसर में CCTV कैमरे लगाए गए हैं। दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में जिला प्रशासन और सेना के अधिकारी स्टेडियम के चारों ओर सुरक्षा को लेकर कड़ा इंतजाम किया गया है। भर्ती स्थान पर प्रवेश के लिए अधिकारी कर्मचारी ही यहां पर प्रवेश कर पाएंगे। भर्ती के लिए अभ्यर्थियों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। बाहर से आने वाले अभ्यर्थियों के लिए पूरी व्यवस्था बना ली गई है। अभ्यर्थियों का स्टेडियम के भीतर प्रवेश के लिए दादा दादी नाना नानी पार्क से रास्ता बनाया गया है। इस क्षेत्र में बैरिकेडिंग का काम पूरा कर लिया गया है। यहाँ एक टेंट भी लगाया गया है। भर्ती रैली परिसर में CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं और पूरी गतिविधियों की निगरानी की जाएगी। इसके अलावा अभ्यर्थियों के लिए सुराना कॉलेज मैदान, JRD स्कूल मैदान, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन में हेल्प डेस्क बनाकर कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा 3 से 4 जगहों पर पूछताछ केंद्र भी बनाए गए हैं। एग्रीगेट तो अभी उनको टोटल नहीं किए हैं, फिर भी लगभग यहाँ 150 के आसपास पुलिस अधिकारी कर्मचारी। कितने जगह बैरियर लगाए गए हैं, पॉइंट्स बनाए? 9 बैरिकेटिंग्स लगाए गए हैं, जिसमें से 5 बैरिकेटिंग्स स्टैटिक रहेंगे, जहां से उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा कि कौन कैंडिडेट है या कैंडिडेट को कौन छोड़ने आए हैं। तो उन बैरिकेड्स पे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जो भी उनको छोड़ने आने वाले हैं
वो उनको वहीं पे कैंडिडेट को वहाँ छोड़ें और उस बैरिकेड से केवल कैंडिडेट को अंदर आने की अनुमति होगी। साथ में जो उनके साधन आए हुए रहेंगे, जो वाहन है या जो उनको छोड़ने आए हैं, उनके लिए 2 जगह पार्किंग बनाई गई है। एक पॉलिटेक्निक कॉलेज का गेट नंबर 2 से होकर अंदर मैदान तक जाएगी और दूसरी हाकी वाली मैदान है। तो ये 2 जगह पे उनकी पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। अग्निवीर सेना भर्ती का प्रोसेस आज रात 12 बजे से यहाँ रविशंकर स्टेडियम में शुरू होने जा रहा है। इसमें सेना के लोग हैं, उन्होंने अपनी भर्ती के हिसाब से सारी तैयारी कर ली है। प्रशासन की ओर से अभ्यर्थियों को दिक्कत ना हो, इस हेतु रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड में हेल्प डेस्क लगाया जा रहा है। जगह जगह पर फ्लैक्स भी लगाया जा रहा है कि रविशंकर स्टेडियम कहाँ पर है, और बाहर से आने वाले अभ्यर्थियों के लिए रुकने ठहरने भोजन आदि की भी व्यवस्था सुराना कॉलेज के मैदान में की जा रही है। वहाँ पे अभ्यर्थी आएंगे, रात्रि विश्राम कहीं रुकने की नहीं होगी, वहाँ पे वो कर सकेंगे और वहीं पर से भोजन इत्यादि ग्रहण करके वे अपना डेट पे सेना भर्ती में पार्टिसिपेट करके यहाँ से जा पाएंगे। इसके लिए बहुत सारे अधिकारियों की ड्यूटी विभिन्न विभागों के माध्यम से लगाई गई है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग को मेडिकल टीम के लिए बताया गया है, नगर निगम को साफ सफाई के लिए, फूड विभाग को खाद्य लोगों को खिलाने के लिए, और PWD और ये अन्य हमारे निगम के कार्यालय हैं, इनको लाइट के लिए, इनको टेंट हाउस के लिए, टॉयलेट इत्यादि व्यवस्था के लिए ड्यूटी लगाई गई है। इसके साथ ही साथ सहयोग करने के लिए शिक्षा विभाग से काफ़ी सारे सहयोगियों के रूप में टीचरों की भी ड्यूटी लगाई गई है। हमने इसमें विशेष ध्यान ये रखा है कि किसी भी संस्था में पढ़ाई को लेकर कोई समस्या ना हो, और निश्चित रूप से शिक्षा विभाग का हर एक जिला प्रशासन के कार्यक्रम में उनका योगदान रहता है। तो हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम ड्यूटी शिक्षकों की लगाई जाए और पढ़ाई प्रभावित ना हो, इस बात का ध्यान रखा। कितने बच्चे पास आएंगे सर? कितने भर्ती? लगभग 70,000 लोगों ने इनरोलमेंट किया है सेना भर्ती में, और उसमें से हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि 60,000 तक तो निश्चित रूप से 50-60 हज़ार के बीच अभ्यर्थी शामिल होंगे। सर, इस रैली में वीडियो का भी एक ऐसा संदेश आ रहा है, तो क्या सुरक्षा के लिए क्या करें? रैली स्थल पर तो यहाँ पर देख सकते हैं सेना के लोगों ने काफ़ी इंतजाम किया है, CCTV वगैरह लगाया हुआ है, और इसमें कोई बिचौलियों का रोल नहीं होगा। इस संबंध में हमारे मजिस्ट्रेट भी घूम रहे हैं, जगह जगह फ्लैक्स भी लगाए गए हैं, और ये पूरा कंट्रोल जो है सेना भर्ती के लिए सेना के अधिकारियों के पास ही रहेगा, तो यहाँ बाहरी लोगों का प्रवेश निषेध रहे। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग जिले के ग्राम मोहलाई और चंदखुरी के पश्चात अब धमदा ब्लॉक के मुहंदी के गौठान में भी शाहीवाल और गिर प्रजाति की गाय लाई गई है। गांव वालों ने गायों का स्वागत तिलक लगाकर पारंपरिक तरीके से किया। जिला पंचायत CEO अश्वनी देवांगन ने बताया कि गौठानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक नया प्रयास कर रहे हैं। विभागीय तौर पर किसानों को 1 या 2 गाय दी जाती थी, लेकिन व्यापक स्तर पर सबसे पहले दुर्ग जिले में किया जाएगा। इनमें से 60 से 70 गौठानों को चिन्हित किया गया है। मोहंदी में अब उच्च नस्ल की गाय आई है, तो गांव में उत्साह का माहौल था। लोगों ने पारंपरिक तरीके से पूजा कर इन गायों का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि उच्च नस्ल की गाय काफ़ी अच्छी मात्रा में दूध देती है, जिसकी वजह से पर्याप्त आय की संभावनाएं बनी रहती है, जिससे अन्य गौठानों में भी समूह की महिलाएं उच्च नस्ल की गायों के माध्यम से दुग्ध उत्पादन का कार्य आरंभ करेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर में तुमको अपने जिले का पहला पेंट यूनिट गोबर से पेंट होगा। ठीक है सर, तो दिसंबर 1st वीक 2nd वीक में दूंगा सर। संपर्क करूँगा, व्हाट्सएप में हाई कर देता हूँ आपको, ताकि वो अच्छा है। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग शहर के हृदय स्थल पर बसी नगर चौपाटी की चौपाटी स्थिति को लेकर ग्रैंड न्यूज में प्रमुखता से खबर कई बार दिखाई गई, जिसका असर यह हुआ कि जिला कलेक्टर की पहल पर चौपाटी का संधारण किया जा रहा है।
दुर्ग के हृदय स्थल पर बसी नगर चौपाटी की बदहाल स्थिति किसी से छुपी नहीं है। शहर के बीचों बीच बसी चौपाटी सांसद सरोज पांडे के कार्यकाल में लोगों के मनोरंजन को ध्यान में रखकर बनाई गई थी, लेकिन नगर निगम की उदासीनता के चलते नगर चौपाटी पूरी तरह चौपट हो चुकी थी। लेकिन ग्रैंड न्यूज पर चौपाटी की बदहाल स्थिति को लेकर कई बार खबर प्रमुखता से दिखाई गई। साथ ही कई बार बीजेपी पदाधिकारियों ने भी चौपाटी की अव्यवस्थाओं को लेकर अपनी बात रखी, जिसका नतीजा यह हुआ कि तत्काल नगर चौपाटी के संधारण की योजना जिला कलेक्टर के द्वारा बनाई गई। ताजा स्थिति में चौपाटी में कार्य प्रगति पर है। चौपाटी में उगी झाड़ियों को काट छाट दिया गया है। पेड़ों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए उन्हें रंग बिरंगे रंगों से सजाया गया है। वहीं बच्चों के खेलने के लिए झूले व ट्रेन नई व्यवस्था के साथ लगाए जा रहे हैं। साथ ही यहाँ लोगों को व्यापार करने के लिए दुकानें भी निगम द्वारा आवंटित की जा रही है, जिसका 1 साल तक ना तो शुल्क लिया जाएगा और ना ही बिजली का बिल वसूला जाएगा। कुल मिलाकर बदहाल चौपाटी का अब एक बार फिर संधारण किया जा रहा है और आगामी 1 हफ्ते के भीतर नगर चौपाटी नए स्वरूप में लोगों के सामने होगी। चौपाटी के संधारण को लेकर निगम आयुक्त लक्ष्मण तिवारी ने विस्तृत जानकारियां दी। ये कलेक्टर सर की आइडिया है कि चौपाटी को फिर से रिनोवेट किया जाए और वहाँ पे एक फूड पार्क बनाया जाए। तो उसके लिए हमने जो भी वहाँ पे पुराने स्ट्रक्चर्स थे, जंगल थे उसकी सफाई कर रहे हैं और जो बाउंड्री वॉल टूट गई थी उसको रिइंस्टेट करके और वहाँ पे अच्छा सा एक फूड पार्क बनाएंगे, जहाँ पे जो शहर की अच्छी जो गोलगप्पे हो गए, बड़ा पाव हो गया, एसेट्रा उनको वहाँ पे रीलोकेट करेंगे और उनसे हम लोग 1 साल तक ना बिजली का चार्ज लेंगे, ना वहाँ पे दुकान लगाने का कोई चार्ज लेंगे, ताकि वहाँ पे वो रह के अच्छे से सेटल हो जाएं और कमाएं। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। शहर के मुख्य मार्ग गौरव पथ पर नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। आईएएस प्रशिक्षु आयुक्त लक्ष्मण तिवारी के निर्देश पर दुकान के सामने बरामदे पर टीन शेड निर्माण आदि किए जाने के कारण यातायात बाधित हो रही थी तथा शहर की सुंदरता प्रभावित हो रही थी, जिसके बाद निगम द्वारा हटाने की कार्यवाही की गई। चौक चौराहों एवं सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के तहत गौरव पथ रोड, गांधी चौक से सुवा चौक तक अतिक्रमण की मुहिम चलाई गई है, जिसमें सैकड़ों लोगों पर कार्रवाई की गई। नालियों के ऊपर बनाए गए स्लैब, बाउंड्री वॉल, दुकान के बाहर टीन शेड एवं साइन बोर्ड तथा बैनर पोस्टर को भी हटाया गया। निगम के द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई दिन भर चली। नालियों के ऊपर बनाए गए स्लैब, बाउंड्री वॉल, दुकान के बाहर टीन शेड एवं साइन बोर्ड को भी हटाने की कार्रवाई की गई। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से नवीन दिलीवार की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। खबरें और भी है, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate
and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वार्ड नंबर 41 छावनी नगर भिलाई क्षेत्र में खराब सड़क की वजह से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है, जिसकी शिकायत करने छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना के युवा बुधवार को जिला मुख्यालय पहुंचे और समस्याओं का ज्ञापन सौंपा। जिला मुख्यालय में बड़ी संख्या में मौजूद है यह सभी वार्ड 41 छावनी क्षेत्र के लोग हैं, जो इन दिनों क्षेत्र में व्याप्त सड़क की समस्या से काफी परेशान है। गौरतलब है कि वार्ड 41 छावनी चौक से ट्रांसपोर्ट नगर की सड़क काफी खराब है, जिसमें बड़े बड़े गड्ढे एवं भारी वाहन का आवागमन रहता है। गड्ढे की वजह से आम लोगों को वहां से गुजरने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। औद्योगिक क्षेत्र के साथ साथ ट्रांसपोर्ट नगर को भी वही रास्ता जाता है, जिसमें आम जनता का आवागमन रहता है और लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर रोजगार करने के लिए जाते हैं और सड़क में काफ़ी दुर्घटनाएं होती है। इन्हीं सब समस्याओं से बचने के लिए छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना के लोगों ने जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। छत्तीसगढ़, मैं छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना से आए हूँ और आज के मुख्य विषय ये है कि भिलाई नगर निगम क्षेत्र में एक वार्ड है छावनी, जिन छोटे से गांव है, लेकिन छावनी चौक से लेके ट्रांसपोर्ट नगर चौक तक रोड के इतना गंदा दयनीय स्थिति है, जेमा वहाँ के वार्डवासी मन के दाई दीदी बहनी नान नान लइका सियान मन के आवागमन रहिथे, जेकर से दुर्घटना कई बार कई झन मन ह अपन जीव दे हवय और जीव दे के बाद वो परिवार के बहुत बुरा स्थिति हो जाते। तेकर सेती आज कलेक्टर महोदय ले ये बताए बर आए हबन कि बहुत जल्दी वो रोड के निवारण करे जाए, नहीं तो छत्तीसगढ़ीय क्रांति सेना एक बार आंदोलन में उतरी। बहुत जल्दी कार्रवाई करे जाही के आश्वासन मिले है, लेकिन देखथन आगे का होते। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। स्पीक मौके के बैनर तले भिलाई के बीआईटी सभागार में छाऊ नृत्य, जिसे चाऊ या छाऊ के रूप में भी जाना जाता है, का आयोजन किया गया, जिसमें वेस्ट बंगाल के कलाकारों ने मनमोहक प्रस्तुति दी। छाऊ नृत्य की प्रस्तुति देने वेस्ट बंगाल से 16 लोगों की टीम इन दिनों भिलाई पहुंची है। छाऊ नृत्य वेस्ट बंगाल का एक सुप्रसिद्ध नृत्य है। यह एक अर्थशास्त्री भारतीय नृत्य है, जिसमें पूर्वी भारत में मूल मार्शल और आदिवासी परंपराएं हैं। छाऊ 3 शैलियों में पाया गया है, जहां उनका नाम रखा गया है, अर्थात बंगाल की पुरुलिया चौ, झारखंड की सेरिकेला छऊ और ओडिशा की मयूरभंज चौ। शैव, शक्तिवाद और वैष्णववाद में पाए जाने वाले धार्मिक विषयों के साथ एक नृत्य के लिए लोक नृत्य के उत्सव में मार्शल आर्ट, कलाबाजी और एथलेटिक्स का प्रदर्शन किया जाता है। वेशभूषा शैलियों के बीच भिन्न होती है, जिसमें पात्र की पहचान करने के लिए पुरुलिया और सेरिकिला मुखौटे का उपयोग होता है। छाऊ नर्तकों द्वारा बनाई गई कहानियों में हिंदू महाकाव्यों, रामायण और महाभारत, पुराणों और अन्य भारतीय साहित्य शामिल है। यह नृत्य पारंपरिक रूप से पुरुषों की मंडली है, जिसे क्षेत्रीय तौर पर हर साल बसंत के दौरान मनाया जाता है। छाऊ नृत्य को देखने बीटीआई सभागार में छात्र छात्राओं की भीड़ उमड़ पड़ी। नृत्य का उद्देश्य बताते हुए डॉक्टर नागेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि विलुप्त होती संस्कृति और नृत्य कला को आने वाली पीढ़ी से परिचित कराना है, जिससे यह परंपरा जीवित रहे। का कार्यक्रम स्पीक मैके के बैनर के तहत आयोजन किया जा रहा है। इसमें पुरुलिया वेस्ट बंगाल से छाऊ नृत्य की टीम आई हुई है। इस टीम में कुल 16 मेंबर हैं और स्पीक मैके पूरे भारत ही नहीं विश्व में फैला हुआ है। पूरे देश भर में हमारे यहाँ 400 लोकल सेंटर हैं और एक साल में कम से कम 2 से 3 हज़ार प्रोग्राम होते हैं। स्पीक मैके का उद्देश्य हमारे युवा छात्र जो स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, उनको अपनी संस्कृति और कला से परिचय कराना है। और परिचय कराने का सबसे सरल और उत्तम माध्यम है कि चीज़ों को उनके सामने करके दिखाना। सर, ये आयोजन कब से हो रहा है यहाँ पे? बीआईटी दुर्ग में यह आयोजन 2001 से हो रहा है। ये हमारा 21वां वर्ष है और पूरे देश में इसका 50 वर्ष होने जा रहा है। अभी आगामी समय में इसको और आपके माध्यम से देखने को मिलेगा। हर वर्ष स्पीक मैके एकेडमिक सेशन में 2 बार ये आयोजन होता है। एक बार विरासत श्रृंखला होती है और दूसरी बार उत्सव। तो अभी विरासत श्रृंखला में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और उत्सव श्रृंखला जनवरी से जून के बीच फिर से एक आयोजन होगा। ये जिनके द्वारा आज प्रस्तुति दी जा रही है, लोग कहाँ से है और कितने लोगों का ग्रुप है? ये श्री मोहित महतो जी
पुरुलिया से आए हुए हैं, वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। उनके साथ कुल 15 मेंबर और आए हुए हैं और ये छत्तीसगढ़ में पिछले 7 दिन से हैं। सिर्फ दुर्ग भिलाई ही नहीं, बिलासपुर, अंबिकापुर, बेमेतरा, रायपुर, यहाँ इन्होंने करीब करीब अभी हफ्ते भर में 15 से ज़्यादा प्रोग्राम किए हैं। दुर्ग जिले में इनकी ये पहली प्रस्तुति है? जी हाँ, दुर्ग जिले में ये इनकी पहली प्रस्तुति है और यह टीम ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। जिला स्तरीय छत्तीसगढ़ीय ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन समीपस्थ खेल गांव पुरई के खेल मैदान में आयोजित किया गया। विजयी खिलाड़ियों को पुरस्कृत करने समापन अवसर पर क्षेत्रीय विधायक व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ की परंपरा, संस्कृति, व्यंजन को प्रोत्साहित करने की दिशा में प्रदेश की भूपेश सरकार द्वारा पारंपरिक खेलों को भी लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी तारतम्य में छत्तीसगढ़ी खेलों को बढ़ावा देने के लिए गांव-गांव में छत्तीसगढ़ीय ओलंपिक आयोजित किया गया था। गांव स्तर पर विजयी हुए खिलाड़ी ब्लॉक स्तर पर खेलने पहुंचे और ब्लॉक स्तर पर विजयी खिलाड़ियों के लिए जिला स्तर पर खेल गाँव पुरई में प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया गया था। 3 दिनों तक चले इस छत्तीसगढ़ीय ओलंपिक के रस्साकसी, फुगड़ी जैसे 14 खेलों में जिले के लगभग 4500 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें से विजयी खिलाड़ी अब संभाग स्तर पर आयोजित होने वाले छत्तीसगढ़ ओलंपिक खेल में हिस्सा लेंगे। लगातार 3 दिन तक चले इस खेल के समापन अवसर पर क्षेत्र के विधायक गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू पहुंचे और खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया एवं संभाग स्तरीय खेल के लिए विजयी खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। आज यहाँ पुरई में छत्तीसगढ़ीय ओलंपिक का जिला स्तरीय कार्यक्रम था। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को हम सब ने बधाई दिया कि उन्होंने इसकी शुरुआत की। हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति, तीज त्योहार, खेल जिसको हम भूल गए थे, उसकी फिर से शुरुआत हो रही है। लोगों में ज़बरदस्त उत्साह है। 18 साल उम्र तक, 18 से 40 साल से ऊपर 65 साल की महिलाएं भी खेल रही हैं और काफ़ी उत्साह उनमें है। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों का पहले ग्राम में पंचायत स्तर, फिर ब्लॉक स्तर, फिर जिला स्तर का आयोजन हुआ। इसके बाद संभाग स्तर का भी होना है, फिर प्रदेश स्तर का होना है। तो एक अच्छा वातावरण बन रहा है गाँव में। इन चीज़ों को लेकर के अपनी भूलती संस्कृति, आने वाली पीढ़ी को जो जानकारियाँ नहीं थी वो सब सामने आ रहा है। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। मैंने कोच को, खिलाड़ियों को, शासन के अधिकारियों को, ग्राम की सरपंच उमा डिग्री को, सबको मैंने बधाई दिया है। हमारी जिला पंचायत की अध्यक्ष शालिनी यादव और नगर निगम रिसाली की महापौर शशि सिन्हा, सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं कार्यक्रम में। हमारे प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इस खेल में संभाग में मैं गेड़ी में फर्स्ट आया हूँ। गेड़ी खेले के मौका मिली मोला और आगे जाके मैं यहाँ अच्छा प्रदर्शन करूँ, अपन गांव का नाम रोशन करूँ। जय भूपेश सरकार। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। दुर्ग बीजेपी द्वारा छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार द्वारा बिजली बिल में सुरक्षा निधि के नाम पर मनमाने वृद्धि के विरोध में आज बिजली ऑफिस का घेराव किया। दुर्ग के भाजपा कार्यालय में पदाधिकारियों के द्वारा कार्यकर्ताओं की बैठक ली गई। उसके बाद बिजली बिल वृद्धि को लेकर विद्युत विभाग का घेराव कर हल्ला बोल प्रदर्शन किया गया। बीजेपी का कहना है कि भूपेश बघेल ने पूरे प्रदेश में बिजली बिल में सुरक्षा निधि के नाम पर आम नागरिकों के बिजली बिल में वृद्धि की है, जिसे लेकर बीजेपी प्रदेश व्यापी जनगणना अभियान चला रही है, जिसके तहत जिला कलेक्ट्रेट के सामने स्थित बिजली ऑफिस सब स्टेशन का घेराव किया गया। बिजली बिल हाफ करने का वादा करके सत्ता पाने वाली भूपेश बघेल सरकार आम जनता को लूटने में लगी है। जिस प्रकार राज्य सरकार सुरक्षा निधि के नाम पर मनमानी वृद्धि कर बिजली बिल भेज रही है, जिससे गरीब जनता की कमर टूट रही है। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जनता की चिंता छोड़ अपनी कुर्सी बचाने के लिए राहुल गांधी के पीछे भाग रहे हैं और यहाँ विद्युत दफ्तर में अधिकारी जनता की समस्या सुनने को तैयार ही नहीं है, बल्कि भाजपा कार्यकर्ताओं के पहुंचने पर जिम्मेदार अधिकारी मुंह छुपाकर भाग रहे हैं, जिसके कारण आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने विद्युत विभाग का घेराव कर तालाबंदी किया। बिजली का बिल आप सोचें क्या किया है सरकार ने कि 2 महीने का हम एडवांस ले रहे हैं, ऐसा कहती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पिछले 10 सालों में बताए कोई व्यक्ति मुझे कि कब एडवांस और लिया गया है। आपको भी अपने खुद के घर का बिजली बिल याद होगा, कभी 10 सालों में एडवांस लिया गया।
आज क्यों सरकार एडवांस लेना चाहती है? हुआ क्या है मैं बता रहा हूँ। सीएससीबी के सारे पैसे को सरकार ने उठा करके दूसरे मदों में खर्च कर दिया है। अब सीएससीबी के पास तनख्वाह बांटने के लिए पैसे नहीं है और इसलिए लोगों से पैसे वसूले जा रहे हैं। ये बिल्कुल अन्याय है। हर एक व्यक्ति का सिक्योरिटी डिपॉजिट पहले से ही जमा है, आज फिर से उससे सिक्योरिटी डिपॉजिट लेने की क्या आवश्यकता है? बिल पर कहाँ मेंशन होता है कि पहले मेरा कितना सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा था, आज सरकार मुझसे कितना ले रही है, दोनों का अंतर कितना है, कुल कितना जमा होगा? आप मुझसे पूछ रहे हैं ना, आप स्वयं भी देखिए, आपके घर का बिजली बिल आपको भी नहीं मालूम होगा। के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। अंजोरा स्थित दाऊ वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय के कर्मचारी संघ अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन काम बंद एवं हड़ताल के साथ 24 नवंबर से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे हैं, जिसे लेकर कॉलेज प्रबंधन व कर्मचारी संघ के बीच चर्चा हुई पर सहमति बनती नहीं दिख रही है। दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय अंजोरा के लघु वेतन शासकीय चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर 24 नवंबर से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे हैं। कर्मचारी संघ का कहना है कि विश्वविद्यालय में कार्यरत 151 दैनिक वेतनभोगी हैं, जिन्हें 2013 से 2020 तक तय वेतन से कम प्रदान किया गया था, जो कि छत्तीसगढ़ शासन न्यूनतम वेतन अधिनियम का उल्लंघन है। इस संबंध में सहायक श्रम आयुक्त एवं मुख्यमंत्री निवास द्वारा वेतन कटौती को नियम विरुद्ध मानते हुए कटौती की 1,25,00,000 की राशि वापस करने हेतु आदेशित किया था। इस आदेश के सूचनार्थ पर 1 वर्ष पूर्व 7 सूत्री मांगों को लेकर काम बंद हड़ताल किया गया था, जिसे लेकर तत्कालीन जिलाधीश के आदेशानुसार तहसीलदार व कुल सचिव, निदेशक आदि की उपस्थिति में कर्मचारी संघ के मध्य समझौता हुआ था। उक्त समझौते पर 1 वर्ष से कार्रवाई लंबित होने की वजह से पुनः दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी संघ के द्वारा 22 नवंबर से अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल व आमरण अनशन किया जा रहा है, जिसे लेकर पुनः 28 नवंबर को जिला प्रशासन, विश्वविद्यालय प्रबंधन और कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों के बीच समझौते को लेकर मीटिंग हुई। मीटिंग की कवरेज कर रही मीडिया टीम को देख नाराजगी व्यक्त करते हुए दुर्ग तहसीलदार प्रेरणा सिंह ने कवरेज करने से रोक दिया। समझौते से असंतुष्ट कर्मचारी संघ ने बताया, हमारा जो हड़ताल है 7 सूत्री मांगों को लेकर है, 22 तारीख से था और 24 तारीख को आमरण अनशन था और हमको शासन प्रशासन ने धोखा देके अनशन को तोड़वा दिया। फिर भी हमारा जो अनिश्चितकालीन हड़ताल है वो जारी है। हमारा पहला है वेतन कटौती की राशि, दूसरा है कार्य के अनुसार वर्गीकरण, तीसरा है दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को ईपीएफ की कटौती की जाए और ईएलसीएल की छुट्टी प्रदान की जाए। पिछले साल जो हमारा स्ट्राइक हुआ था उसमें 8 साल की अवधि को अर्धकुशल किया था, उसको 3 वर्ष किया जाए करके हमने आवेदन किया है और जिसको 10 साल हो गया है उसको यहाँ प्रस्ताव पारित करके फिर विश्वविद्यालय द्वारा बोर्ड में प्रस्ताव पारित करके शासन को नियमितीकरण के लिए भेजा जाए। अभी आज शायद सहमति के लिए मीटिंग हुई है, कौन उपस्थित रहे और क्या उसमें बातों पर सहमति बनी या क्या स्थिति बनी? हमारे को तो सबसे पहले हमको तो घुसने से रोका गया कि ये बदतमीजी करता है। हमारी बदतमीजी इतनी थी कि हमने मजदूरों के हक के लिए आवाज़ उठाई और आज तक यही होते आया है कि 20-25 सालों से शोषण इसीलिए हो रहा है कि जो मजदूरों के हक के लिए आवाज़ उठाता है उसको कुचला जाता है। आज भी हमको रोका गया, हमारे प्रतिनिधि भाइयों ने बोला ये नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएंगे। और फिर वहाँ विश्वविद्यालय प्रशासन के रजिस्ट्रार सर थे और डीएस थे, डीन थे, डायरेक्टर थे, सब लोगों के सामने में चर्चा हुआ। पूरा सहमति नहीं बन पाया है, हमारी एक भी मांग को मानने के लिए तैयार नहीं है और शासन के पाले में डाल दिया है। तो वेतन कटौती भी शासन के पाले में डाल दिया है। जब शासन के पाले में डाल रहा है तो शासन का आदेश दिखाओ बोले, वही हमारी बदतमीजी हो गई। और शासन ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है, फिर वो क्यों बजट देगा शासन को, प्रशासन को। तो इस मीटिंग के बाद आगे क्या रणनीति है और किस प्रकार से आप सोच रहे हैं? इस मीटिंग में हम यही चाहते हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन का भी कहना है कि हमसे गलती हुई है 4 लोगों का वर्गीकरण करके, तो ये गलती इतने उच्च अधिकारियों से क्यों हुई और उसको नीचे करेंगे बोल रहे हैं। बेशक नीचे कीजिए, लेकिन जो अधिकारी ये आदेश निकाले हैं उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए कि आदेश की अवहेलना क्यों हुई, शासन के आदेशों की अवहेलना क्यों हो रही है। आगे हमारा हड़ताल अभी अनिश्चितकालीन है, जारी रहेगा जब तक सहमति नहीं बन पाती। तो वहीं इस मामले में हुए समझौते को लेकर कामधेनु विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार आर के सोनवानी ने अधिकृत रूप से बताया। तो जिला प्रशासन की जो टीम है इसमें तहसीलदार मैडम थी और विश्वविद्यालय प्रशासन की टीम और
दैनिक वेतनभोगी हैं उनके संघ के सामने बहुत अच्छे सौहार्दपूर्ण रूप में चर्चा हुई है और सारी चीज़ें यूनियन को बताई गई है। और अभी फ़िलहाल तो कुछ बताना संभव नहीं है क्योंकि सारी जो चीज़ें हैं उनको बता दी गई हैं और उनको 1 दिन का समय दिया गया है और तो 1 दिन के समय के अंदर वो अपनी स्टैंड्स को बताएंगे। बाकी पूर्ण रूप में विश्वविद्यालय प्रशासन संवेदनशीलता के साथ जो है उनकी बातों को सुना है और जो भी भविष्य में उनके लिए हित में जो भी है वो हम उसके कार्य करते रहेंगे। इसमें ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वैभव चंद्राकर की रिपोर्ट। सामाजिक संगठन सेवा सर्वधर्म सेवा संस्था भिलाई के द्वारा अंगदान का संकल्प लिया गया एवं 104 दानदाताओं के घर पहुंचकर उनका सम्मान कर देहदान के प्रचार प्रसार पखवाड़े की शुरुआत की गई, जिसे 26 दिसंबर 2022 तक संस्था द्वारा चलाया जाएगा। राष्ट्रीय अंगदान दिवस पर देहदान किए भिलाई के पूर्व राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी व कोच सुकून विश्वास चंदूलाल मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर उमेश खुराना एवं अंगदान किए सुरेश खांडवे, किरण खुराना, कुसुम खांडवे, कुमारी हितैषी खाने का घर पहुंचकर सम्मान किया गया। वहीं डोंडी लोहारा से बरखा जैन, सारंगगढ़ सरिया से आलोक दर से नावा चंद्रलेखा जैन, रायपुर से सर्वप्रथम ऑनलाइन फॉर्म भरकर अंगदान संकल्प वीडियो भेजा। अंगदान देहदान को बरसों से प्रचारित करने वाले वरिष्ठ डॉक्टर प्रदीप पात्रा, डॉक्टर विद्या मानस रंजन, भारतीय आयुर्वेदिक कॉलेज के डॉक्टर कौशलेंद्र ठाकुर को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका आभार व्यक्त किया गया। सभी डॉक्टरों ने संस्था के कार्यों की प्रशंसा कर और बेहतर कार्य करने का मार्गदर्शन दिया। संस्था का मानना है कि बढ़ते प्रदूषण के कारण बढ़ती बीमारियों के कारण ही प्रभावित होते मानव अंग साल में लाखों लोग अंग खराब होने से या प्रत्यारोपण के अभाव में मौतें हो रही है। भविष्य में यदि मौतों को रोकना है तो चिकित्सा विज्ञान को नया आयाम देना होगा और ज्यादा से ज्यादा अंगदान देहदान को प्रसारित करना होगा तथा अपनी परंपराओं समय के अनुसार अपडेट कर नई दिशा देनी होगी। आज राष्ट्रीय अंगदान दिवस है और इस अंगदान दिवस पर हम संस्था द्वारा जितने भी दानदाता हैं जो संस्था के माध्यम से अपना अंगदान देहदान किए हैं उनका हम सम्मान करने के लिए उनके पास तक हम निकले। उसी कड़ी में हम आज उपस्थित हुए हैं। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि बढ़ता पर्यावरण, बढ़ती बीमारियां और इस बीमारी की वजह से हमारे अंग खराब होते, हमारे अंग और प्रभावित होते हमारे अंग, ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। दिवस के उपलक्ष्य में मैं अपने आप जो है वो बात कर रहा हूँ हमारा परिवार और जो है ये देखने के लिए मिले और इससे बड़ी उपलब्धि और मुझको नहीं लगती, इसलिए मैं अपना अंग जो है वो। और विगत लगभग 10 वर्षों से बच्चों को वहीं पर पढ़ा रहा हूँ। वहीं से मुझे एक प्रेरणा मिली कि मेरे अंतिम जब मेरा काल पूरा हो जाता है उसके बाद मैं सहर्ष हंसते हंसते अपना मैंने देहदान स्वीकार किया है और मैं ये चाहता हूँ कि उसके बाद ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेस रायपुर के छात्र छात्राएं मेरे शरीर से ज्ञान प्राप्त करें जिससे कि उनका भला हो सके। माध्यमिक शाला कर्राकोट में शिक्षक के रूप में पदस्थ हूँ और मैं बड़े नावापारा अभी नया बना हुआ जिला सारंगगढ़ बिलाईगढ़ से आता हूँ और मैं सर्वधर्म सेवा संस्था के फेसबुक पेज से जुड़ा हुआ था और कई दिनों से मेरी एक इच्छा थी कि अंगदान किया जाए। तो इस संबंध में जब मैं इनसे जुड़ा तो इनसे जुड़ करके मुझे अंगदान का माध्यम पता चला कहिए और मैं चूँकि मेरी इच्छा पहले से ही थी तो मैं ग्रैंड न्यूज़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।